तो अब अपन एक नया फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और अब अपन जो फाइलम पढ़ रहे हैं ये सिक्स्थ फाइलम है और इसका नाम है एनिलिडा। तो चलो अपन एनिलिडा फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब अपन सिक्स्थ फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और इस फाइलम का नाम है एनिलिडा। इस फाइलम का नाम है एनिलिडा। चलो, तो एनिलिडा की अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो ये इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब पानी में भी पाए जा सकते हैं या फिर जमीन पे भी पाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन लिख देंगे कि दे में बी एक्वाटिक, पानी में भी पाए जा सकते हैं ये, और एक्वाटिक में भी खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। तो ये जो एनिलिडा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स अपन पढ़ने वाले हैं ये ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक हो सकते हैं, मतलब पानी में पाए जा सकते हैं, या फिर ये ऑर्गेनिज्म जमीन पे पाए जा सकते हैं। पानी की अगर मैं बात करूं तो ये पानी में पाए जा सकते हैं, ये खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी ये पाए जा सकते हैं। अब अगर मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो पैरासाइटिक होते हैं। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देंगे कि सम ऑफ देम may be parasite, some of them may be parasite। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिलिडा में, कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हो सकते हैं। अब अपन अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगर बात करूं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इन लोगों के पास जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये होता है ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं लिख दूंगा कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। कि इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहता है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। अब अगर अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इन लोगों के सिमेट्री जो इन लोगों के अंदर देखी जाती है वो होती है बायलैटरल सिमेट्री। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायलैटरल सिमेट्री देखी जाती है। इसका मतलब ये कि इनको अगर अपन किसी एक प्लेन से कट करें तो ये दो इक्वल हाफ में कट हो जाएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हो सकते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो सकते हैं फॉर फूड पर्पस। कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर सारी एनिलिडास के अंदर अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उन लोगों के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली इन लोगों के अंदर जो सिमेट्री देखी जाती है इस टाइप की सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए। अब अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जब भी ये अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे तो इनके पास 3 जर्म लेयर पाए जाएंगे। कौन से 3 जर्म लेयर होंगे, एक एक्टोडर्म जो सबसे बाहर की जर्म लेयर है, फिर उसके बाद मेसोडर्म जो मिडल वाली लेयर है, और फिर एंडोडर्म जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन लोगों की बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, मतलब इन लोगों के बॉडी में सेगमेंटेशन देखे जाते हैं। बॉडी जो होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड में डिवाइडेड होती है। तो अपन लिख देंगे कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। चलो, तो 5 प्रॉपर्टी अपन ने कंप्लीट कर लिए कि इन लोगों की ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और इन लोगों के बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि इनके बॉडी में सेगमेंटेशन होगा बाहर के तरफ और इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाएगा इनके बॉडी में। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करूं, इनके सिलोम की बात करूं तो इन लोगों के अंदर सिलोम पाया जाता है। और क्योंकि सिलोम इनके अंदर पाया जाता है तो इन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है सिलोमेट। और मेरे को पता है सिलोम क्या है, तो सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी। अपने बॉडी में पाए जाने वाली कैविटी को कहा जाता है सिलोम। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है एनिलिडा ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिलोम पाया जाता है, मतलब बॉडी कैविटी होती है इनके अंदर, और क्योंकि इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है इसलिए इन लोगों को सिलोमेट बोला जाता है। तो ये हो गई अपनी 6 प्रॉपर्टी। अब 7 प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन लोगों के बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं मेटामर्स हो सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो अपन ने यहीं पे लिखा है कि मेटामरली सेगमेंटेड बॉडी। ये पॉइंट याद रखोगे कि इसमें इन लोगों की जो बॉडी होती है इनके बॉडी में कुछ सेगमेंट होते हैं, और क्योंकि इनके बॉडी में सेगमेंट होते हैं इसलिए इन लोगों को मेटामरिकली सेगमेंटेड बॉडी कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इन लोगों के पास लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल होते हैं।
सर्कुलर मसल होते हैं और ये मसल इन लोगों को मदद करते हैं इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में ये मसल मदद करते हैं। अब जैसे मान लो तुम लोगों ने कोई वॉर्म देखा होगा, तो वॉर्म इस तरीके के होते हैं। अब मैं वॉर्म के मसल के बारे में बात करूं तो ये जो उसका ये वाला स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये जो ऐसा स्ट्रेट में जो मसल है, इसको मैं बोलूंगा एक ऐसा मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल है। और क्योंकि वॉर्म्स है तो वॉर्म्स कैसी होती है, गोल गोल होती है। तो इन लोगों के पास क्या होते हैं, दो टाइप के मसल होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक होता है सर्कुलर मसल। इल्लियों को देखो, वॉर्म को देखो तो सीधी सीधी इल्ली दिखती है, तो वो सीधी इल्ली जो हो गई, उनमें जो वो सीधी इल्ली के जो मसल है उस मसल को अपन बोलेंगे, सीधे मसल को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर इसके बाद वो इल्लियां जो होती है वो राउंड या सिलेंड्रिकल शेप की होती है। क्योंकि वो सिलेंड्रिकल या राउंड शेप की होती है तो उनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाया जाता है, और ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो अब अपन इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं एनेलिडा की, तो एनेलिडा में एक एग्जांपल है जो कि एक एक्वेटिक एनेलिडा है। एक एक्वेटिक एनेलिडा है मतलब पानी में रहने वाला एक एनेलिडा है, उसका एग्जांपल है नेरेस। नेरेस जो एक एनेलिडा है, एक्वेटिक एनेलिडा है, इनमें लैटरल एपेंडेजेस पाए जाते हैं। अब ये लैटरल एपेंडेजेस क्या होता है, तो देखो मैंने साइड्स क्लियर बताया तुम लोगों को, सामने से वेंट्रल साइड, पीछे से डोर्सल साइड, और उस तरफ से तुम लोग देखोगे ये वाला साइड दिखेंगे तो इसको बोलेंगे अपन लैटरल साइड। तो क्या होता है, नेरिस जो इनके अंदर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे अगर मैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इस तरीके का नेरिस होता है, ये इस तरीके का नेरिस ऑर्गेनिज्म है। ये अगर ऑर्गेनिज्म है तो ये अगर तुम लोग इसको सामने से देखोगे, उस तरफ से देखोगे तो ये जैसे मान लो मेरा हाथ नेरिस है, मेरा हाथ जैसे मान लो नेरिस है, अगर तुम लोग इसको सामने से देखोगे तो ये वाला पार्ट वेंट्रल पार्ट हो जाएगा, अब ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, डोर्सल पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ये कैसा हो जाएगा, लैटरल पार्ट हो जाएगा। तो इन ऑर्गेनिज्म के लैटरल पार्ट पे एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे इंसानों की बात करूं तो इंसानों में पता है एपेंडेजेस क्या है, अपने हाथ और पैर अपने एपेंडेजेस है। उसी तरीके से इन लोगों के पास लैटरल मतलब लैटरल साइड में एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, और ये एपेंडेजेस इन लोगों को मूवमेंट करने में मदद करते हैं, लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। तो ये इस तरीके के इन लोगों के पास एपेंडेजेस होते हैं। इस तरीके के इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। और ये एपेंडेजेस क्या करते हैं, तो ये एपेंडेजेस इन ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में या फिर लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। तो ये हो गया एक एग्जांपल जिसको अपन बोल सकते हैं नेरेस। ये अपन ने बनाया है डायग्राम किसका, तो ये अपन ने डायग्राम बनाया है नेरेस का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगला पॉइंट लिख सकता हूँ, ये अपना 9th पॉइंट है कि कुछ एक्वेटिक एनेलिडा होते हैं, एक्वेटिक एनेलिडा होते हैं जिनका नाम है नेरिस, जिसका एक एग्जांपल है नेरिस। और ये जो नेरिस होते हैं, इन नेरिस में लैटरल एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। क्या होता है कि दे हैव लैटरल एपेंडेजेस, लैटरल एपेंडेजेस, दे हैव लैटरल एपेंडेजेस। इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, लैटरल एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। ये इन स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिख रहे हैं आजू बाजू, इन स्ट्रक्चर को बोला गया है लैटरल एपेंडेजेस, एपेंडेजेस। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को बोला गया है लैटरल एपेंडेजेस। तो नेरिस के पास क्या होता है, लैटरल एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, मतलब आजू बाजू में लैटरल एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर इन लोगों को लोकोमोशन या फिर मूवमेंट करने में मदद करते हैं। तो अपन लिख देंगे इन लैटरल एपेंडेजेस को पता है क्या बोला जाता है, इन लैटरल एपेंडेजेस को बोला जाता है पैरापोडिया, इनको बोला जाता है पैरापोडिया, पैरापोडिया इनको कहा जाता है। तो ये इन लोगों के पास दे हैव लैटरल एपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया, कॉल्ड पैरापोडिया। और ये पैरापोडिया क्या करने में मदद करता है, तो पैरापोडिया इनको मदद करता है, इट हेल्प्स देम इन स्विमिंग, इट हेल्प्स देम इन स्विमिंग। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इस प्रॉपर्टी को अपन फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि कुछ एक्वेटिक एनेलिडा होते हैं, मतलब पानी में पाए जाने वाले एनेलिडा होते हैं, जिसका एक एग्जांपल है नेरिस। ये जो नेरिस होते हैं, इन लोगों के पास लैटरल एपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इनके बॉडी में लैटरल साइड में कुछ एपेंडेजेस प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो लैटरल एपेंडेजेस होते हैं, इनको बोला जाता है पैरापोडिया। इस पैरापोडिया का क्या काम होता है, तो इस पैरापोडिया का काम होता है कि ये इन लोगों को स्विमिंग करने में मदद करते हैं, मतलब तैरने में ये लोगों को मदद करते हैं। चलो, तो अब अपन बात करें इनके अगले प्रॉपर्टी की। तो अगर अपन 10th प्रॉपर्टी की बात करें तो इनका जो अगला प्रॉपर्टी है वो ये है कि इन लोगों के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो इन लोगों के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अपन ने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हार्ट से डायरेक्ट ब्लड निकलेंगे और वो सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचेगा। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होंगे, अपने पास वेसल्स होंगे, अपने पास आर्टरीज होंगे, कैपिलरीज होंगी, इसके थ्रू अपने बॉडी के सेल्स और टिश्यूज में क्या होगा, ब्लड पहुंचेगा। तो अगर मैं बात करूं एनिलिडा की, तो एनिलिडा वाले फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना तुम लोग। इन लोगों के बॉडी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बुलाते हैं नेफ्रिडिया। ये जो ऑर्गेनिज्म है एनिलिडा, इनके बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है नेफ्रिडिया, और ये नेफ्रिडिया जो स्ट्रक्चर होता है ये इनके बॉडी में एक्सक्रिएशन मतलब बॉडी से वेस्ट निकालने में मदद करता है, और इवन ये इन लोगों के बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने में मदद करता है। तो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे कि दे हैव नेफ्रिडिया, दे हैव नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहता है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट रहता है। और ये नेफ्रिडिया किस चीज में मदद करता है, तो नेफ्रिडिया इन लोगों को मदद करता है ऑस्मो रेगुलेशन में और इवन एक्सक्रिएशन में। तो चलो अपन लिख देंगे इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो यहाँ पे ये अगला पॉइंट जो है ये क्या बताया मैंने, जैसे इंसानों की बात करूं मैं तो अपने पास एक्सक्रिएशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, किडनी है मेरे पास एक्सक्रिएशन के लिए स्ट्रक्चर। किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, यूरिन फॉर्म होता है, वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और स्टोर होने के बाद वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो अपने पास अगर इंसानों की बात करूं तो मेरे पास एक्सटर्नल, अगर मैं बात करूं एक्सक्रिएटरी सिस्टम की तो मेरे पास किडनी है, मेरे पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम। बट अगर मैं बात करूं एनिलिडा की, तो एनिलिडा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बुलाता है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या करने में मदद करता है, तो ये नेफ्रिडिया उनको एक्सक्रीशन में मतलब बॉडी से वेस्ट को रिलीज करने में मदद करता है, और इवन ये जो स्ट्रक्चर है ये उनके बॉडी के अंदर फ्लूइड्स को मेंटेन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे अपन ने टोटल 11 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके अपन ने एनिलिडा की। तो अब अगर मैं इनके अगले प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनका एक एग्जांपल अपन ने अभी देखा, नेरिस। नेरिस जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म को डायोशियस बोला जाता है। इस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, डायोशियस बोला जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे ये डायोशियस मतलब क्या होता है, तो चलो अपन डायोशियस प्रॉपर्टी को समझते हैं कि डायोशियस मतलब क्या होता है। तो चलो अपन ने इनका एक एग्जांपल पढ़ा है जिसको बुलाया था, इनका एक एग्जांपल अपन ने देखा है जिसका नाम है नेरिस। ये जो नेरिस होते हैं, ये नेरिस कैसे होते हैं, ये नेरिस को कहा गया है कि नेरिस जो होते हैं ये डायोशियस होते हैं। अब ये डायोशियस का मतलब क्या है, तो देखो डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन। डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन, और यूनिसेक्सुअल कंडीशन का मतलब होता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल ऑर्गेनिज्म है तो मेल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और वो मेल गमेट बना रहा है, फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा और वो फीमेल गमेट बनाएगा, तब इस कंडीशन को बुलाता है यूनिसेक्सुअल कंडीशन। और यूनिसेक्सुअल के बदले अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बुलाता है डायोशियस। तो डायोशियस का मतलब क्या होता है, तो डायोशियस का मतलब है कि अगर मैंने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि वो ऑर्गेनिज्म डायोशियस है, तो इसका मतलब ये कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है। उसके अंदर अगर मैं मेल ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा तो मेल ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, और अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा तो उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा और वो फीमेल गमेट बना पाएंगे। तो ये इनका एक एग्जांपल है नेरिस। बट अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, तो इनका एक एग्जांपल है अर्थवर्म, इनका एक एग्जांपल है अर्थवर्म, और एक है लीच। अर्थवर्म और लीच कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको मोनोशियस कहा जाता है, मोनोशियस कहा जाता है। तो अब भी देखो अपन ने देखा कि नेरिस जो ऑर्गेनिज्म है, ये नेरिस एक एग्जांपल है एनिलिडा का। नेरिस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको क्या बोला जाता है, डायोशियस, मतलब ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बट इनके अंदर दो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अर्थवर्म हो गया और लीच हो गया। तो अर्थवर्म और लीच दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको मोनोशियस कहा जाता है। अब ये मोनोशियस मतलब क्या, तो मोनोशियस का मतलब होता है बायसेक्सुअल कंडीशन। मोनोशियस का मतलब होता है बायसेक्सुअल कंडीशन। इसका मतलब ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गमेट भी बना पाएगा और फीमेल गमेट भी बना पाएगा।
तो इनके अंदर कुछ अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। नेरिस है जो कैसा होगा, मेल नेरिस अलग, फीमेल नेरिस अलग, बट अर्थवर्म और लीच कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या होंगे, बायसेक्सुअल होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी। तो अब अपन अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अगर मैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इनके रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो यहाँ पे अपन ने पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है एनिलिडा की। यहाँ पे एनिलिडा की अपन ने पूरी प्रॉपर्टी देख ली है और लास्ट की अपन ने एक प्रॉपर्टी देखी है कि इन लोगों के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। तो अगर मैं बात करूं इनके एग्जांपल्स की तो इनका एग्जांपल है, एक एग्जांपल है नेरिस जो अपन ने अभी एक डायग्राम भी बनाया था। एक एग्जांपल है इनका अर्थवर्म, अर्थवर्म एक एग्जांपल है। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है पेरिटीमा, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है पेरिटीमा। और फिर इसके बाद थर्ड है, एक एग्जांपल है ब्लड सकिंग लीच, ब्लड सकिंग लीच। चलो इसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा। तो ब्लड सकिंग लीच एक एग्जांपल है और इसको बोला जाता है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। चलो तो यहाँ पे मैंने इनका एक एग्जांपल लिखा है, एक एग्जांपल है नेरिस, एक एग्जांपल है अर्थवर्म और एक एग्जांपल है ब्लड सकिंग लीच। अभी ब्लड सकिंग लीच किसको बोला जाता है, तो ब्लड सकिंग लीच जो होते हैं ये खून चूसने वाली इल्ली होती है या खून चूसने वाली वर्म होती है। ऐसी इल्लियां जो इंसानों के खून को चूसते हैं, मतलब खून चूसते हैं उनके बॉडी से, उनको बोला जाता है ब्लड सकिंग लीच। और इन लोगों का साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है पेरिटीमा। तो यहाँ पे अपन ने एनिमल किंगडम का 6वां फाइलम पढ़ लिया है और इस फाइलम का नाम है एनिलिडा। तो अब अपन 7वां फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अब अपन जो फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। तो अब अपन 7th फाइलम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अपना 7th फाइलम है और इस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। तो चलो अपन आर्थ्रोपोडा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आर्थ्रोपोडा। चलो तो आर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टी अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहली प्रॉपर्टी आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा जो है ये तुम लोगों को इंफॉर्मेशन बता देता हूं। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा की सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन लिख सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब सबसे ज्यादा अगर मैं जानवरों की बात करूं इस अर्थ पे अगर मैं सबसे ज्यादा जानवरों की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा जानवर जो है वो एनिमल किंगडम के कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको अपन बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। और पर्टिकुलर पता है आर्थ्रोपोडा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? आर्थ्रोपोडा में जो जानवर अपन पढ़ने वाले हैं ये जानवर इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं आर्थ्रोपोडाज में। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लोग याद रखेंगे कि आर्थ्रोपोडाज जो होते हैं ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म ये होते हैं आर्थ्रोपोडा। और इसमें क्या आते हैं, तो इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। तो मैं लिख दूंगा इट इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। तो आर्थ्रोपोडा में अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आर्थ्रोपोडा में अपन इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब अगर इनकी बात करूं मैं तो दुनिया में अगर अपन अर्थ की बात करें तो अर्थ में जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है उन स्पीशीज में से 2/3 स्पीशीज, 2/3 या फिर 2/3 स्पीशीज जो होती है ना, अगर मैं अर्थ के स्पीशीज की बात करूं तो अर्थ के स्पीशीज में से 2/3 स्पीशीज आर्थ्रोपोडा होती है। तो चलो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे, 2/3 स्पीशीज ऑन अर्थ, 2/3 स्पीशीज ऑन अर्थ जो होती है क्या किससे कौन सी होती है, ये आर्थ्रोपोडा की होती है, आर्थ्रोपोडा की होती है। चलो अब अपन अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अपन लिख देंगे कि दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों के पास क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इन लोगों के पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करूं इनके सिमेट्री की, तो इन लोगों के पास बायलैटरल सिमेट्री होती है, बायलैटरल सिमेट्री इनके पास देखी जाती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि इनको अगर अपन किसी एक प्लेन से कट करें तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो इन लोगों के पास बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इन लोगों के पास सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट रहती है, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी।
इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी, मतलब इनके बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट रहता है, सेगमेंट्स प्रेजेंट रहता है। तो इन लोगों के पास सेगमेंटेड बॉडी होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन लोगों की सिलोम से रिलेटेड है। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास सिलोम पाया जाता है, मतलब बॉडी में सेंट्रल कैविटी पाई जाती है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को सिलोमेट कहा जाता है। तो इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये लोग सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट होते हैं ये लोग ऑर्गेनिजम्स। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में मैं अगर बात करूं तो इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि स्केलेटन जो होता है वो दो टाइप का होता है। क्या क्या दो टाइप के स्केलेटन होते हैं, एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। इंसानों के अंदर कैसा स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है। मेरा जो स्केलेटन है वो अंदर है, फिर उसके ऊपर मसल है और फिर स्किन है, ये है मेरा स्केलेटन। तो मेरे पास, इंसानों के पास जो स्केलेटन है वो कैसा स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है। मतलब स्केलेटन अंदर है, हड्डियों का ढांचा अंदर है और फिर उसके बाद मसल है और मसल के ऊपर स्किन है। तो इंसानों के पास एंडोस्केलेटन है। बट अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा में स्केलेटन पाया जाता है, बट कैसा स्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब बॉडी के बाहर स्केलेटन पाया जाता है। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुम लोगों को। तुम लोगों ने घर पे कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच देखा है घर पे। कॉकरोच के जो ऊपर की लेयर होती है, जो कॉकरोच की जो ऊपर की लेयर होती है वो उन लोगों की एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है, मतलब बाहर के स्केलेटन की लेयर होती है। तुम लोगों ने ध्यान से देखना, जब भी अपने घर में कॉकरोच निकलता है, अपन उसको मारो तो एक बार मारने पे वो कभी नहीं मरते। इवन कितने भी ताकत से उनको एक बार, दो बार, तीन बार मारो तो भी वो लोग नहीं मर पाते। इसका रीजन ये है कि उन लोगों के पास एक हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, मतलब उन लोगों के बॉडी सरफेस पे एक एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। और ये एक्सोस्केलेटन जो होता है ये काइटिन से बनता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। तो अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि बॉडी इज कवर्ड with chitinous exoskeleton, chitinous exoskeleton, और इसका एग्जांपल है कॉकरोच। चलो, तो इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट रहता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। और ये एक्सोस्केलेटन किससे बना रहता है, ये एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिन से, इसीलिए इसको बोला जाता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच को अगर अपन घर पे मारने की कोशिश करते तो उनको एक बार मारो, दो बार मारो, मरते ही नहीं वो। अगर बहुत जम के मारा तब जाके मर जाएंगे, बट अगर अपन नॉर्मली मारा उनको तो एक दो बार में वो नहीं मरते। इसका रीजन ये है कि उनकी बॉडी जो है, पूरी बॉडी कवर्ड रहती है एक्सोस्केलेटन से, और ये एक्सोस्केलेटन उनको प्रोटेक्ट करके रखता है और उनकी बॉडी को डैमेज से बचाता है। तो यहाँ पे अपन ने आर्थ्रोपोडा की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है। चलो, तो अब अपन अगली प्रॉपर्टी देखते हैं आर्थ्रोपोडा की। अब अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा की बॉडी की, तो इनकी बॉडी तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। अब क्या क्या है ये तीन पार्ट, तो इनके तीन पार्ट जो होते हैं वो होता है, एक होता है हेड, एक होता है थोरेक्स और एक होता है एब्डोमेन। चलो अपन इसको पढ़ते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। इनकी बॉडी तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन से तीन पार्ट होते हैं, तो एक होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है थोरेक्स और एक पार्ट होता है एब्डोमेन। चलो मैं बताता हूं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये हो गया हेड, ये वाला पार्ट हो गया थोरेक्स और ये वाला पार्ट हो गया एब्डोमेन। तो इसको अपन बोलेंगे कि ये हो गया हेड, ये वाला पार्ट हो गया थोरेक्स पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया एब्डोमेन। अब इंसानों के केस की मैं बात करूं तो इंसानों के केस में भी ये तीन पार्ट पाए जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इंसानों में ये तीन पार्ट कौन से हैं, तो अपना ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन बोलेंगे हेड। फिर इसके बाद यहां से कंधे से लेके, शोल्डर से लेके अपना ये जो डायफ्राम है, ये जो लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, ये कंधे से लेके डायफ्राम तक के जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है थोरेक्स। और फिर ये डायफ्राम से लेके अपने ये कमर तक के जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोला जाता है एब्डोमेन। तो इंसानों में भी ये पार्ट पाया जाता है, ये वाला पार्ट है हेड, इतना पार्ट है थोरेक्स, और इसके बाद कमर तक के, यहाँ से अपने डायफ्राम से कमर तक के जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है एब्डोमेन। तो इंसानों में भी ये तीन पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। बट आर्थ्रोपोडा में ये तीन पार्ट अलग अलग होते हैं। ये हो गया हेड, ये वाला पार्ट हो गया थोरेक्स और ये वाला पार्ट हो गया एब्डोमेन। चलो, तो अब अपन अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिर इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों की सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस किंगडम की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है जॉइंट एपेंडेजेस। इन लोगों के पास जॉइंट एपेंडेजेस होते हैं। एपेंडेजेस यहाँ पे पैरों को कहा गया है, यहाँ पे एपेंडेजेस।
जैसे इंसानों के केस में अगर कोई पूछता है इंसानों में कि ह्यूमंस में अपेंडेजेस किसको बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा मेरा हाथ और मेरे पैर इंसानों के अपेंडेज है। उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा में जो अपेंडेजेस, जो इनके पैर होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। इनके पैर कुछ इस तरीके से होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इस तरीके के इनके पैर होते हैं, और इस टाइप के पैर को बोला जाता है कि इन लोगों के पास जॉइंट अपेंडेजेस है। ये देखो, पहले ये इतना जुड़ा हुआ है, फिर ये इतना जुड़ा हुआ है, तो इस टाइप के पैरों को या फिर इस टाइप के अपेंडेजेस को जॉइंट अपेंडेजेस बोला जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं तो ऑर्थ्रो, इसमें जो अपन ये किंगडम का नाम लिखते हैं, इसका नाम कैसा है, आर्थ्रोपोडा नाम है इसका। तो इसमें आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इसीलिए यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट आते हैं, ये सारे के सारे इंसेक्ट में जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इनके जो हाथ पैर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनकी अगली प्रॉपर्टी। तो अब अपन इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इन लोगों के पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास कुछ ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स पाया जाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स पाया जाता है। तो चलो अपन इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इन लोगों के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, इन लोगों में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं। गिल्स में भी बुक गिल्स हो सकते हैं, जो बुक के जैसे दिखते हैं वैसे वाले गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स हो सकते हैं। लंग्स हो सकते हैं, लंग्स हो सकते हैं, या फिर इनके पास ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है, ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। ट्रैकियल सिस्टम में ट्रैकिया प्रेजेंट रहता है बस। तो अगर मैं इन लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करूं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन लोगों के पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग चीज देखी जाती है। इंसानों की बात करूं तो इंसानों के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, लंग्स है, मेरे पास लंग्स है फॉर रेस्पिरेशन। उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा की अगर मैं बात करूं तो आर्थ्रोपोडा में कुछ ऑर्गेनिज्म के पास गिल देखे जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास बुक गिल्स देखे जाते हैं, बुक के जैसे दिखने वाले गिल्स देखे जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास लंग्स देखे जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ट्रैकियल सिस्टम होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट रहता है। ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया इनका अगला प्रॉपर्टी। अब अगर मैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करूं तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इन लोगों के पास, इन ऑर्गेनिज्म के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इन लोगों के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि इन लोगों के हार्ट से ब्लड तो निकलता है, पर ये जो ब्लड निकलता है ये किसी वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं आता है। डायरेक्ट हार्ट से जो ब्लड निकला है ये सेल्स और टिश्यूज तक के पहुंचता है, और फिर वापस सेल्स और टिश्यूज से वही वाला ब्लड हार्ट तक के पहुंचता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इन लोगों के पास वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम नहीं है, या फिर इन लोगों के पास वेल डेवलप्ड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं है। इन लोगों के पास ब्लड वेसल्स नहीं है, आर्टरीज नहीं है, कैपिलरीज नहीं है। इसीलिए इन लोगों के पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब एक अगला पॉइंट लिखते हैं अपन इनके बारे में कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन लोगों के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे तुम लोगों को मालूम है इन ऑर्गन्स के पास एंटीना होता है, एंटीना। कॉकरोच देखा होगा तो कॉकरोच के सामने दो ऐसे एंटीना रहते, पतले पतले से एंटीना रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है आर्थ्रोपोडा के, तो इन लोगों के पास सेंस ऑर्गन है, और ये सेंस ऑर्गन क्या करते थे, ये सेंस ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग को सेंस करने में मदद करते हैं। तो इन लोगों के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, इन लोगों के पास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंसरी ऑर्गन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एंटीना। तो इन लोगों के पास एंटीना प्रेजेंट रहता है जो एक तरीके का सेंस ऑर्गन है, और ये क्या करता है, तो ये पर्टिकुलरली सराउंडिंग को, एटमॉस्फेयर को सेंस करने में मदद करता है। अब अपन अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इन लोगों की, अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करूं तो इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे अपन ने पिछला जो अपन ने फाइलम पढ़ा था जो था एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम में मैंने बताया था कि उन लोगों के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए या फिर एक्सक्रीशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उन लोगों के पास एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बुलाते हैं नेफ्रिडिया। उसी तरीके से अगर मैं इन लोगों के आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीशन के लिए इन लोगों के पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इस स्ट्रक्चर को बुलाता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो चलो अपन अगला पॉइंट लिखेंगे कि एक्सक्रीशन के लिए इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर होता है, एक्सक्रीशन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, माल्फिजियन ट्यूब्यूल। तो इन लोगों के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है एक्सक्रीशन के लिए, और इस स्ट्रक्चर को बुलाता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल।
तो अब अपन आर्थ्रोपोडा की अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा के सेक्स की, तो इन लोगों में जो सेक्स देखा जाता है ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मेल ऑर्गेनिज्म है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल ऑर्गेनिज्म है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अपन लिख देंगे कि मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। तो इन लोगों को अपन यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं या फिर इन लोगों को डायोशियस कह सकते हैं। अब अपन अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मैं इन लोगों के फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो इन लोगों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गमेट आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है इनके बॉडी के अंदर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। अब अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन ऑर्गेनिज्म को ओविपेरस बोला जाता है। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। अब ये ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, चलो मैं बताता हूँ। तो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, तो ध्यान से देखना। ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ये कैटेगरी क्या है, तो एक कैटेगरी है विविपेरस ऑर्गेनिज्म और एक कैटेगरी है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब ये विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस क्या होता है, चलो अपन समझते हैं। तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं। जैसे इंसान के केस में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है 9 मंथ्स बाद एक डायरेक्ट न्यूबॉर्न बेबी होता है और वो न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बुलाता है विविपेरस ऑर्गेनिज्म। और ओविपेरस ऑर्गेनिज्म किनको बुलाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देते हैं बट क्या करते हैं, एग रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हेन, मुर्गी की अगर मैं बात करूं तो मुर्गी क्या करते हैं, मुर्गी एग रिलीज करते हैं। जो हेन्स होते हैं वो हेन एग रिलीज करते हैं और अंडा रिलीज करने के कारण, एग रिलीज करने के कारण इन ऑर्गेनिज्म को बुलाया जाता है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग रिलीज करते हैं उनको बुलाया जाता है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं, जैसे इंसानों के केस में जब बर्थ होता है तो वो जो नया न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखता है, तो इस टाइप के केस को बुलाया जाता है विविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ये जो आर्थ्रोपोडा होते हैं ये ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अगर मैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म को अपन बोल सकते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, इनको अपन लिख सकते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उन लोगों को बोला जाता है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म या फिर ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो सारे आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब अपन इनके डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इन लोगों में कुछ ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। तो डेवलपमेंट में ये डायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं या फिर कभी कभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी शो करते हैं। अब यहाँ पे अपन ने पूरी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली है आर्थ्रोपोडा की। अब अपन क्या करेंगे तो इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलो अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो इनमें कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाले इंसेक्ट्स है। और ये इंसेक्ट कौन से है, चलो तो मैं बताता हूं। तो एक इंसेक्ट है जिसे बोला जाता है हनी बी, एक इंसेक्ट है जिसको बोला जाता है हनी बी। हनी बी को पता है क्यों इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट बोला जाता है, क्योंकि हनी बी से अपने को हनी मिलता है और हनी को अपन बेच के पैसे कमा सकते हैं, इससे अपने को इकोनॉमी मिलेगी, पैसा मिलेगा। तो हनी बी जो है वो एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। तो हनी बी से अपने को पैसा मिल सकता है। हनी बी दो चीज प्रोड्यूस करती है, एक तो हनी प्रोड्यूस करती है और वो अपना हाइव बनाती है, छत्ता बनाती है। छत्ता जो बनता है उस छत्ते में बी वैक्स पाया जाता है और बी वैक्स से कॉस्मेटिक्स बनता है और बहुत सारी चीजें बनती है। तो हनी बी जो है वो एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। हनी बी से सबसे बेस्ट चीज अपने को मिलती है हनी। तो हनी बी की अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं तो हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। तो इनका साइंटिफिक नेम होता है एपिस। फिर इसके बाद एक और है एग्जांपल जिसे बोला जाता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का अगर साइंटिफिक नेम के बारे में बात करूं तो इनका साइंटिफिक नेम है बॉम्बीएक्स। बॉम्बीएक्स इनका साइंटिफिक नेम है। सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे सिल्क बनता है। तो ये देखो हनी बी से हनी मिलता है और सिल्क वॉर्म से अपने को सिल्क मिलता है, इसीलिए कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए, ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब इनसे अपने को पैसा मिल सकता है। अब दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करूं मैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स इनमें से वेक्टर होते हैं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म वेक्टर होते हैं। जैसे एक हो गया एनोफिलीज। एनोफिलीज जो है ये मच्छर की एक प्रजाति है।
एनोफिलीज जो है ये मच्छर की एक प्रजाति है और इस मच्छर के कारण क्या होता है, इस मच्छर के कारण मलेरिया होता है। तो ये कुछ वेक्टर्स भी पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो एनोफिलीज एक मच्छर है जिसके कारण मलेरिया होता है। फिर एक और इसमें एक एग्जांपल है जिसको बोला जाता है एडीज। एडीज भी मॉस्किटो की एक प्रजाति है और ये अपने को डेंगू कॉज करते हैं। तो ये भी मॉस्किटो है जो अपने को क्या कॉज करते हैं, डेंगू कॉज करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये दोनों कौन से कैटेगरी में आते हैं, मॉस्किटो के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाले इंसेक्ट है, मतलब इससे अपने को पैसा मिल सकता है। हनी बी से अपन हनी बना सकते हैं, पैसा मिल जाएगा। सिल्क वॉर्म से अपन सिल्क बना सकते हैं, इससे अपने को पैसा मिलेगा। इसके अलावा इनमें कुछ वेक्टर्स पाए जाते हैं जैसे मॉस्किटो। तुम लोगों को पता होना चाहिए मॉस्किटो अपने को मेजर डिसीजेस कॉज करते हैं। इंसानों को होने वाली मेजर डिसीजेस मॉस्किटो के कारण होती है। जैसे मैं अगर बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया अपने को फीमेल एनोफिलीज के कारण होती है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं डेंगू की, तो डेंगू अपने को होता है एक मॉस्किटो के कारण जिसको बुलाया जाता है एडीज मॉस्किटो। तो इनमें कुछ वेक्टर्स भी पाए जाते हैं। अब अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं, तो इनमें जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल है जो पेस्ट होता है और इस पेस्ट का नाम है लोकास्टा या फिर इसको लोकस्ट बोला जाता है। लोकस्टा या फिर लोकस्ट करके एक पेस्ट होता है। पेस्ट ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पेड़ पे लग जाते हैं और पेड़ को खराब करने लग जाते हैं। जैसे मान लो अगर पेड़ पे पेस्ट लग गया, तो पेड़ पे पेस्ट लगने के बाद वो पेस्ट पेड़ को खराब करने लग जाता है और पेड़ को बिल्कुल सड़ा देता है। तो ये अपन ने देखा आर्थ्रोपोडा फाइलम। ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अपने को याद रखने हैं। इकोनॉमिकल एग्जांपल में हनी बी और सिल्क वॉर्म है। वेक्टर्स में एनोफिलीज मॉस्किटो और एडीज मॉस्किटो है। एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है, एडीज मॉस्किटो डेंगू कॉज करता है। और पेस्ट होते हैं और जिनका नाम है लोकस्टा या फिर लोकस्ट। ये अपने को क्या करते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली प्लांट्स में पेस्ट होते हैं, प्लांट को बर्बाद कर देते, पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। कीड़े लग जाते पेड़ पे, कई बार सुनूंगा पेड़ पे कीड़े लग जाते जिसके कारण पेड़ उग नहीं पाते सही तरीके से। तो ये हो गए वो पेस्ट। तो यहाँ पे अपन ने अगला फाइलम कंप्लीट कर लिया और इस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा।